हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष और लर्निंग पिक्सेल्स पर मैं लेकर आया हूं न्यू ट्यूटोरियल सीरीज जिसमें हम सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। जिसमें हम सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में, जिस तरह से हम फोटोशॉप छोटी से छोटी बारीकियां हम कवर कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में भी सीखेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस क्लास। आई गेस आप भी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर क्या है और फोटोशॉप क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें एडोबी फोटोशॉप सीखना चाहिए या इलस्ट्रेटर सीखना चाहिए, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि हमें सर फोटोशॉप एक अच्छी सॉफ्टवेयर है या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर बेटर सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एडोबी इलस्ट्रेटर बेटर है या फोटोशॉप बेटर है। फोटोशॉप एक अलग सॉफ्टवेयर है, एडोबी इलस्ट्रेटर एक अलग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप में हम मोस्ट ऑफ द टाइम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें फोटोज पर या फोटो एडिटिंग्स पर ज्यादा काम करने होते हैं। इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वहीं फोटोशॉप पिक्सेल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जब हमें पिक्सेल्स या फिर इमेजेस पर ज्यादा काम करना हो तब हम फोटोशॉप पर काम करते हैं, और जब हमारे ज्यादातर काम वेक्टर बेस्ड हो या फिर पाथ से रिलेटेड हो, हमारी जो भी डिजाइन्स है वो पाथ से क्रिएट हो रही हो, तब हम एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं। तो ये सोचना सही नहीं होगा कि हमें फोटोशॉप बेटर माननी चाहिए या फिर इलस्ट्रेटर। दोनों सॉफ्टवेयर की अपनी वैल्यूज हैं, और जब आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों सीखने लगेंगे तब आपको खुद ब खुद ये चीज समझ में आती जाएगी कि दोनों ही सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ पैरेलली चलते हैं। अगर हम सिर्फ एडोबी इलस्ट्रेटर या सिर्फ फोटोशॉप कोई एक सॉफ्टवेयर ही सीखें तब आपको बार बार इस बात का एहसास होगा कि आपके डिजाइन्स में कुछ कमियां रह जा रही हैं, जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको फोटोशॉप या साथ में इलस्ट्रेटर भी सीखने की जरूरत होगी। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों सीखें। तो चलिए अब हम इलस्ट्रेटर की ओर आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेटर की क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि वेक्टर बेस्ड डिजाइन होती क्या चीज है। तो देखिए, यहाँ हमारे पास दो इमेज है। एक्चुअली ये दोनों एक ही डिजाइन है, उसकी मैंने दो कॉपीज रखी हुई है, जिसमें से एक ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो इमेज है ये वेक्टर बेस्ड है, और ये जो इमेज है वो रास्टर बेस्ड है। रास्टर बेस्ड इमेज या रास्टर इमेज, इसका मतलब ये होता है कि वो इमेज पिक्सेल्स से बनी है, और वेक्टर इमेज का मतलब है कि वो इमेज पाथ से बनी है। देखिए, अभी मैं सिलेक्शन टूल पर हूं, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना कर्सर ले जाता हूं तब देखिए आपको ब्लू कलर के लाइंस दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एक्चुअल में पाथ से क्रिएटेड एक इमेज है। वहीं अगर मैं इस इमेज पर ले जाता हूं कर्सर, तब मुझे उस तरह से कोई भी लाइंस शो नहीं हो रहे हैं, मुझे सिर्फ एक ब्लू कलर की बाउंडिंग बॉक्स शो हो रही है। तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक इमेज है, और जो लेफ्ट साइड है वो एक्चुअल में वेक्टर बेस्ड इमेज है या पाथ से क्रिएटेड इमेज है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अगर कोई डिजाइन पाथ से क्रिएटेड है तब वो वेक्टर डिजाइन होगी, और जब वो इमेज पिक्सेल्स से क्रिएटेड है तब वो एक रास्टर इमेज होगी। अब हम ये देखते हैं कि वेक्टर इमेज या रास्टर इमेज के फायदे या नुकसान क्या होते हैं। तब देखिए, यहां जैसे कि हमारे पास वेक्टर इमेज है, अगर मैं इसे जूम करता हूं, देखिए मैं इस इमेज को कितना भी जूम करूं, अगर आप यहां देखें तो अभी ये 600% जूम हो चुकी है। अगर आप इसे और भी ज्यादा जूम करें, देखिए 4800 जूम हो चुकी है, लेकिन इस इमेज में कभी भी पिक्सेलेशन के पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये इमेज अभी भी स्मूथ है, इसके क्वालिटी में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप जितना चाहें उतना इसे जूम कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर आपको 6400 जूम का ऑप्शन देता है। देखिए अभी ये इमेज 6400 जूम हो चुकी है, 6400% जूम हो चुकी है, और अभी भी ये इमेज पिक्सेलेट नहीं हो रही है। मैं फिर से जूम आउट करता हूं, और अब हम इस रास्टर इमेज पर चलते हैं, और अब इसे हम जूम करके देखते हैं
देखिए अभी ये सिर्फ 300% ही ज़ूम हुई है और यहाँ इसके अगर आप एजेस पर देखें तो ये इमेज पिक्सेलेट हो रही है। अगर आप और ज़ूम करते हैं तो सिर्फ एजेस पर ही नहीं, यहाँ आप अगर आप इस शेड पर देखें तो यहाँ भी आपको पिक्सेलेट होते हुए पिक्सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये लिमिटेशन होती है एक रेस्टर इमेज की। जब आपके पास कोई इमेज रेस्टर है तब उस इमेज में एक लिमिटेशन होती है, आप उसे ज्यादा जूम नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं कि अगर उस इमेज की साइज छोटी है तब आप उससे बहुत बड़े स्केल पर प्रिंट नहीं ले सकते। इन शॉर्ट, जब रेस्टर इमेज बनती है या आप कोई भी रेस्टर डिजाइन बनाते हैं तब आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी जो डिजाइन है वो किस साइज में प्रिंट होनी है, और हम उसी साइज की ही कैनवास लेकर और उस साइज के हिसाब से ही इमेजेस यूज करते हैं, ताकि जब वो इमेज प्रिंट में जाए या फिर किसी स्क्रीन पर जब वो डिस्प्ले हो तब उस इमेज की क्वालिटी खराब ना हो या फिर तब हमारी डिजाइन पिक्सेलेट ना हो। वहीं अगर हम वेक्टर इमेज पर देखें तब इसमें वो लिमिटेशन नहीं होती है, इसमें आप किसी भी साइज में डिजाइन बना सकते हैं, और चूंकि हमारी डिजाइन जो है पाथ से क्रिएटेड है तब हम जब भी उसे जूम करेंगे या उसे हम स्केलिंग करेंगे तब उस इमेज की क्वालिटी खराब नहीं होती है। तो इसका फायदा ये है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोगो क्रिएट करते हैं उस समय हमें पता नहीं होता है कि इन फ्यूचर ये कौन कौन से साइज में यूज होने वाली है। एक लोगो जो है वो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के साइज में भी यूज हो सकती है, और बड़े बड़े बैनर में 20 फीट या 30 फीट के साइज के बैनर में भी यूज हो सकती है। इसीलिए जब भी देखिए आप कहीं प्रोफेशनल किसी को लोगो बनाते हुए देखेंगे तो वो किसी न किसी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पर ही, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो या कोरल ड्रॉ हो, जब भी कोई आर्टिस्ट लोगो क्रिएट करता है तब वो लोगो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ही क्रिएट होती है। हाँ, आप फोटोशॉप में भी एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन यही होगा कि जब आप लोगो बना रहे हैं तब आप एडोबे इलस्ट्रेटर या फिर किसी अदर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ही लोगो क्रिएट करें। तो ये तो बात हो गई कि वेक्टर या फिर रेस्टर इमेज के फायदे या नुकसान क्या हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डिजाइन हमेशा वेक्टर में होने चाहिए। जैसा कि अभी हमने इसका सिर्फ एक पॉइंट देखा कि वेक्टर बेस्ड फाइल को हम कितना भी जूम करें वो पिक्सेलेट नहीं होती, लेकिन रास्टर इमेज जो होती है या रास्टर डिजाइन जो होती है वो जूम करने पर या स्ट्रेच करने पर पिक्सेलेट होने लगती है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा ही वेक्टर बेस्ड फाइल ही एक बेटर ऑप्शन होगी। जैसे कि देखिए, आपको फोटो रिटचिंग करनी है या फोटो एडिटिंग करनी है, फोटो मैनिपुलेशन करना है, उस वो सारी चीजें जो है आप वेक्टर बेस्ड इमेज में नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको किसी इंसान की इमेज यूज करनी है तब ये चीज पॉसिबल नहीं होता है कि आप किसी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से किसी का फेस पूरी तरह से ड्रॉ करें। ऑफ कोर्स पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें जो मेहनत आपको लगेगी उससे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप सिंपली उसका एक रास्टर इमेज ले लें और उसे अपने डिजाइन में यूज करें। तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, अलग अलग जगह अलग अलग जरूरत के हिसाब से आप वेक्टर या रेस्टर डिजाइन बना सकते हैं। तो चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि ये पाथ है क्या चीज, तो हम आगे की क्लास में डेफिनेटली देखेंगे कि ये पाथ क्या है। हाँ, पर अगर आप इलस्ट्रेटर पर काम कर रहे हैं तो सिंपली ये चीज ध्यान रखिए कि आप जितने भी डिजाइन आप बनाएंगे वो सभी पाथ से ही क्रिएटेड होंगे। यहाँ देखिए, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तब देखिए ऑब्जेक्ट के जो भी एजेस है वहां पर आपको ब्लू कलर की एक लाइन शो हो रही है, तो एक्चुअली यही पाथ है। और अगर इस पाथ को मैं एडिट करता हूँ, जैसे कि इस तरह से अगर मैं ये पाथ एडिट करता हूँ तब उस तरह से ये शेप भी चेंज होती जाएगी और इससे हम अपने डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो यही जो चीज है वो पाथ होती है। आगे हम डेफिनेटली इन चीजों को डिटेल्स में देखेंगे कि पाथ कैसे क्रिएट होती है, पाथ में एडिटिंग हम किस तरह से करते हैं। जिस तरह से हमने फोटोशॉप में सीखा कि हम इमेज एडिटिंग किस तरह से करते हैं, उसी तरह से हम इलस्ट्रेटर में भी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। तो चलिए अब हम इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में सीखते हैं। और पहले हम ये सीखते हैं कि इलस्ट्रेटर में जब हम फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं
तब हमें किस तरह का इंटरफेस मिलता है और हम एक न्यू फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं ये फाइल क्लोज करता हूं और देखिए जब आप फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तब आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहां से हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आपको ये जो आइकन्स शो हो रहे हैं या थंबनेल्स शो हो रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने रिसेंटली जो भी फाइल्स ओपन किए थे वो सारे फाइल्स अभी आपको शो हो रहे हैं। तो अगर आप रिसेंट फाइल्स में से कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तब सिंपली उस फाइल पर आप डबल क्लिक करके वो फाइल ओपन कर सकते हैं इस तरह से। पर अगर हमें एक न्यू फाइल लेनी हो तब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम एक न्यू डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम एक ब्लैंक कैनवास लेते हैं और वहां से हम डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो जिस तरह से फोटोशॉप में ऑप्शन था उसी तरह से आप या तो यहां से क्रिएट न्यू पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप फाइल में जाकर यहां से न्यू क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट कीज यूज करना चाहते हैं तब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कीजिए और इस तरह से आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का पैनल ओपन हो जाएगा। तो ये पैनल भी काफी हद तक फोटोशॉप की ही तरह है। यहाँ आपको अलग अलग प्रीसेट्स मिल जाएंगे, मोबाइल, वेब, प्रिंट, इन सभी ऑप्शंस में आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको इन रेडीमेड टेम्पलेट्स में से कोई यूज करना हो तो वो आप यूज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी कस्टम शेप में कोई फाइल क्रिएट करनी हो तब हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको शो हो रही है बिल्कुल फोटोशॉप की ही तरह जो साइज एंड रिजोल्यूशंस के ऑप्शन होते थे वो आपको शो हो रही है। यहाँ से आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम देता हूँ क्लास 1। तो देखिए अगर आप इलस्ट्रेटर में डिजाइन बना रहे हैं और आपकी डिजाइन अगर 100% वेक्टर बेस्ड ही है, 100% का मतलब ये है कि जैसे कि हम कोई डिजाइन बना रहे हैं उसमें हमने सिर्फ पाथ यूज करके या शेप्स यूज करके सभी चीजें बनाई हो और हमने सिर्फ टेक्स्ट यूज किया हो। इन शॉर्ट उसमें कोई भी इमेज यूज नहीं हुआ है। तब हम इसका कोई भी साइज रख सकते हैं। लाइक सपोज हमें स्क्वायर शेप में कोई डिजाइन चाहिए, तब हम उसे 1080 बाई 1080 या 20 बाई 20, 50 बाई 50 कोई भी साइज में आप रख लीजिए। बस उसका जो विड्थ और हाइट का रेशियो है वो प्रोपोर्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वो आपकी डिजाइन जिस प्रोपोर्शन में चाहिए वही प्रोपोर्शन में हो। तब आप कोई भी साइज रखिए उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपकी डिजाइन कंप्लीटली वेक्टर बेस्ड है तब। हाँ, अगर आपने उसमें कोई इमेज यूज किया है तब आपको उसके साइज का ध्यान रखना होगा। जिस तरह से हमें फोटोशॉप में एग्जैक्ट साइज लेना होता था, इलस्ट्रेटर में ये चीज उतनी जरूरी नहीं होती है, बशर्ते आपके डिजाइन में कोई इमेज यूज ना हुआ हो। तो जिस तरह से हम फोटोशॉप में साइज लेते थे उसी तरह से यहाँ आपके पास विड्थ और हाइट की ऑप्शन है। सपोज विड्थ मुझे 1920 पिक्सल्स चाहिए और हाइट मुझे 1080 पिक्सल्स चाहिए, तब मैंने यहाँ विड्थ और हाइट यहाँ से एंटर कर दिया है। और यहाँ आपको फोटोशॉप की ही तरह उसके यूनिट्स मिल जाएंगे, पिक्सल्स, पॉइंट, पिकास, इंचेस। अगर आपको डिजाइन प्रिंट करनी है तब आप यहाँ से इंच, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो भी यूनिट आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अभी मैं इसे पॉइंट्स पर रहने देता हूँ। इसके बाद देखिए फोटोशॉप की ही तरह आपको ओरिएंटेशन के ऑप्शन मिलते हैं कि आपको डिजाइन वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो ये भी आप अपने डिजाइन के हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो कर सकते हैं। मैं अभी इसे हॉरिजॉन्टल रखता हूँ। इसके बाद आपको ब्लीड के ऑप्शन मिलते हैं। ये क्या चीज है हम अभी कुछ देर में समझते हैं। इसे मैं अभी 10 पॉइंट्स देता हूं सभी डायरेक्शंस में। इसके बाद आपको कलर मोड के ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप किसी स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, लाइक अगर आपको किसी मोबाइल के लिए डिजाइन करनी है या किसी वेबसाइट के लिए डिजाइन करनी है, इट मीन्स अगर आप कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, किसी रील के थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं या यूट्यूब थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं, या कोई आप ऐड के लिए कुछ डिजाइन कर रहे हैं जो कि किसी स्क्रीन पर लाइक मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी पर ही शो होगी, तब आप उसका कलर मोड आरजीबी रखिए, क्योंकि आरजीबी मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू
जो कि स्क्रीन के कलर्स या लाइट के कलर्स होते हैं। तो जब आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तब आप आरजीबी कलर मोड रखेंगे, और वहीं अगर आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं तब आप CMYK के यूज करेंगे। CMYK मीन्स सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के इज फॉर ब्लैक। ओके, तो किसी भी प्रिंटर में अगर आप देखेंगे तो आपको यही 4 कलर्स मिलते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। कुछ प्रिंटर्स में आपको 6 कलर्स मिलते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो मेजेंटा और सियान कलर होता है उनके लाइट टोन्स भी उनके इंक टैग में ही इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से अगर आपको प्रिंट करना हो, चाहे वो आपके बैनर्स प्रिंट करने हो, फ्लायर प्रिंट करने हो, या कोई बिजनेस कार्ड प्रिंट करना हो, आपको कलर मोड CMYK रखना होगा। उसके बाद हम चलते हैं रिजोल्यूशन पे। तो जिस तरह से हमने फोटोशॉप में देखा था उसी तरह से इसमें भी 2 कैटेगरीज होते हैं। अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तब आप 72 ppi रखिए, और अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तब 300 ppi रखिए। इसमें देखिए इलस्ट्रेटर में पहले ही शो हो रहा है कि अगर आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं डिजाइन तब आपको 72 ppi लेना है, और वहीं अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तब 300 ppi। इसमें 150 ppi भी दिया हुआ है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि कई बार होता है कि आप जब प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं तब देखा होगा आपने कि वो फोटो के 2 अलग-अलग प्राइस ले रहे होते हैं। कहते हैं कि एक लो रिज़ॉल्यूशन होगा, उस फोटो की प्राइस कम होगी, और एक थोड़ी हाई रिज़ॉल्यूशन होगी, उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ है कि अगर वो 300 पीपीआई पर प्रिंट कर रहे हैं तो प्राइस वो थोड़ी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें पर इंच पिक्सेल्स या फिर पर इंच इंक जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। और अगर 150 पर रखते हैं तब उनके इंक के जो कॉस्ट है वो एग्ज़ैक्टली हाफ हो जाते हैं, तब इसलिए वो उनके कॉस्ट कम चार्ज करते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हो गई, और अब मैं यहाँ से क्रिएट क्लिक करता हूँ। तब देखिए जब आप फर्स्ट टाइम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तब आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस शो होगा। इसमें यहाँ जो आपको व्हाइट कलर की बॉक्स दिखाई दे रही है उसे हम आर्टबोर्ड कहते हैं। तो आप जो भी डिजाइन बनाएंगे वो डिजाइन एक्चुअली इस आर्टबोर्ड के अंदर होनी चाहिए। देखिए जब हम फोटोशॉप में डिजाइन करते थे तब जो भी डिजाइन है वो हमें इस आर्टबोर्ड के अंदर ही दिखाई देती थी। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, लाइक मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और अगर मैं इसे आर्टबोर्ड के बाहर ड्रॉ करूँ तब भी वो चीज ड्रॉ होगी। देखिए मैं इसकी कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको बेटर दिखाई दे। तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो आर्टबोर्ड के बाहर भी डिजाइन बना सकता हूँ, लेकिन जब मैं ये फाइल सेव करूंगा और इमेज या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में मैं क्लाइंट को दूंगा ये फाइल, तब ये जो डिजाइन या ये जो रेक्टेंगल मैंने आर्टबोर्ड के बाहर बनाया हुआ है वो डिजाइन प्रिंट नहीं होगी, या वो डिजाइन मेरे फाइनल डिजाइन जहां भी डिस्प्ले हो रही है वहां डिस्प्ले नहीं होगी। तो यहाँ पर इलस्ट्रेटर में देखिए अगर मैं जूम आउट करूं तब देखिए ये जो आपको डार्क ग्रे कलर में बॉक्स शो हो रही है, आप उनमें से किसी भी पार्ट में डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन फाइनली वही डिजाइन आपकी डिस्प्ले होगी जो इस आर्टबोर्ड के अंदर होगी। तो ये वैल्यू है आर्टबोर्ड का। आपको जो भी डिजाइन बनाने हैं, ऑफ कोर्स उस डिजाइन का कुछ पार्ट आपका आर्टबोर्ड के बाहर भी जाएगा। लाइक सपोज मुझे एक सर्कल चाहिए जो कि इस तरह से डिजाइन मुझे लेना हो। मेरा मतलब ये है कि ये सर्कल का जो ये पार्ट है आर्टबोर्ड के अंदर, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उतना ही डिजाइन में हो। तो मुझे एग्जैक्टली वही चीज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली एक सर्कल बनाऊंगा और जितना पार्ट मुझे डिजाइन में चाहिए वो पार्ट मैं आर्टबोर्ड के अंदर रखूंगा, और ऑटोमेटिकली जो चीजें आर्टबोर्ड के बाहर हैं वो मैं जब मैं फाइनल सेव करूंगा डिजाइन, तब जो भी पार्ट्स आर्टबोर्ड के बाहर हैं वो खुद ब खुद हाइड हो जाएंगे। तो ये हो गई बात कि आर्टबोर्ड क्या है। हमारी जो भी डिजाइन्स होंगी वो हमें आर्टबोर्ड के अंदर ही बनाना है। इसके बाद हम देखेंगे, मैं फिर से एक न्यू फाइल का पैनल ओपन करता हूं, और यहां हमने ब्लीड लिया हुआ था। तो ये ब्लीड क्या चीज है? देखिए जब भी हम प्रिंट करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई बिजनेस कार्ड प्रिंट करते हैं तब आप जो डिजाइन होगी आपकी इस व्हाइट बॉक्स के अंदर होगी, मतलब इस आर्टबोर्ड के ही अंदर होगी। लेकिन जब वो बिजनेस कार्ड प्रिंट हो जाती है उसके बाद अगर आप किसी प्रिंटिंग वाले के यहाँ जाकर देखेंगे तब प्रिंट होने के बाद उन्हें कटिंग किया जाता है।
तो जब वो कटिंग करते हैं तब उस कार्ड से कुछ पार्ट जो है वो कट के बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा मार्जिन रखना होता है। और कभी-कभी ये भी होता है कि पेपर्स थोड़े इधर-उधर होने लगते हैं, तब उसके लिए हम एक ब्लीड देते हैं। तो हमारी जो डिज़ाइन होती है, वो एक्चुअल में हम बनाते हैं, ये जो आपको रेड कलर की बॉक्स दिखाई दे रही है, एक्चुअली यही वो 10 पिक्सेल्स की ब्लीड है जो हमने दिया हुआ था। तो एक्चुअल में जब हम डिज़ाइन बनाएँगे, वो हम इस रेड बॉक्स तक बनाएँगे। और ये जो यहाँ पर आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, वो हमारी एक्स्ट्रा डिज़ाइन होती है, वो एक सेफ्टी के लिए होती है कि जब प्रिंट के टाइम पे जब हमारी जो भी पेपर है वो उनकी कटिंग होगी, तब वो सारी चीज़ें अलग हो जाएँ और हमारी जो एक्चुअल डिज़ाइन होगी वो सेफ रहेगी। एक्चुअल में इसे कटिंग मार्जिन हम नहीं कह सकते। सपोज़ आप यहाँ कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो कटिंग मार्जिन हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये जो येलो बॉक्स है, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर हमारी सारी डिज़ाइन्स रहेंगी। उसके बाहर आपको थोड़ा-सा कटिंग मार्जिन देना होता है और उसके बाहर फिर ब्लीड होती है, जो कि हम आप कह सकते हैं फाइनल मार्जिन है कि उसके बाहर हमारी डिज़ाइन नहीं जानी है। और ब्लीड आपने जो भी दिया होता है, वो एक्चुअली आपको प्रिंट वाला जो है वो बताता है कि आपको ब्लीड कितनी रखनी है। तो वो जो पार्ट है वो आपके डिज़ाइन में एक्चुअल में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, वो पूरी तरह से अलग हो जाती है। और जो जो कटिंग मार्जिन है, उसमें से कुछ पार्ट आपका रह सकता है और बाकी चीज़ें आपकी कट हो जाएँगी। तो ये चीज़ें हो गई कि हम किस तरह से एक न्यू फाइल लेंगे, आर्टबोर्ड क्या होता है और ब्लीड क्या होता है। इसके बाद मैं फिर से एक न्यू फाइल लेता हूँ और देखिए यहाँ आपको ऑप्शन शो हो रही है आर्टबोर्ड की। तो फ़ोटोशॉप की ही तरह इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको कितने आर्टबोर्ड्स लेने हैं। जैसे कि अभी 1 है, मैं अगर इसे 3 कर देता हूँ और फाइल क्रिएट करता हूँ, तब देखिए यहाँ मेरे पास 3 आर्टबोर्ड हैं। तो इस तरह से अगर आपको मल्टीपल आर्टबोर्ड्स चाहिए, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आर्टबोर्ड में एडिटिंग किस तरह से की जाती है, उनके रिसाइजिंग या रिपोजिशनिंग किस तरह से की जाती है, उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है आर्टबोर्ड। इसे हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसे रहने देता हूँ और ये फाइल मैं क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद देखिए हम फिर से इसी आर्टबोर्ड पर चलते हैं और मैं यहाँ से आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ। तब देखिए यहाँ आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन देता है। तो अगर आपने न्यू फाइल क्रिएट करते वक़्त ये ऑप्शन क्लिक नहीं किए थे या ये ऑप्शन आपने गलत सेलेक्ट कर दिया था, तो अभी भी अगर आप चाहते हैं तो इस आर्टबोर्ड की ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे वर्टिकल चाहिए, तब मैं इस तरह से वर्टिकल इसे सेट कर सकता हूँ और उसके बाद भी आप इसे आर्टबोर्ड से मूव कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा, जब हम न्यू फाइल लेते हैं तब इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस शो होगा। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको अभी शो ना हो रही हो या फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो हम समझ लेते हैं इनके नोमेनक्लेचर्स के बारे में। यहाँ जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की ही तरह। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बार या फिर ऑप्शंस बार शो होते हैं, जो कि किसी भी टूल के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। टूल्स क्या चीज़ें हैं? यहाँ जो लेफ्ट साइड आपको ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ये जो छोटे-छोटे आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, ये सभी एक-एक टूल्स हैं। यहाँ पर जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सभी टूल्स हैं और अगर आपको इसे मूव करके रिलोकेट करना है, तब आप इसे यहाँ से क्लिक करके कहीं भी ड्रैग करेंगे, तब ये टूल बार रिलोकेट हो जाएगा। और अब जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ ऑप्शन बार पर आपको अलग-अलग ऑप्शंस मिलते जाएँगे। इसमें फ़ोटोशॉप की तरह बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए मैंने 3-4 अलग-अलग टूल्स सेलेक्ट किए, पर ऑप्शन बार पे लगभग वही-वही चीज़ें शो हो रही हैं। तो फ़ोटोशॉप की तरह हर टूल पे बिल्कुल ही अलग-अलग आपको ऑप्शन शो नहीं होंगे। पर हाँ, सभी टूल्स के लिए जैसे कि देखिए मैंने आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से जो भी ऑप्शंस वो आर्टबोर्ड टूल के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। अभी देखिए फिर से मैं ये टूल बार यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ लेफ्ट साइड और देखिए जैसे ही ये ब्लू लाइन आपको शो होती है, अभी जैसे कि शो नहीं हो रही है तो मैं फिर से करता हूँ और जैसे ही ये ब्लू लाइन शो होती है आप इसे छोड़ दीजिए और यहाँ पर ये टूल बार आपको मिल जाएगा।
इसे आपको अगर सिंगल लाइन में करना है तब इस तरह से आप सिंगल लाइन में कर सकते हैं, और अगर डबल लाइन में करनी है तब आप इसे डबल लाइन में भी कर सकते हैं। इसके बाद जो राइट साइड आपको ये चीजें शो हो रही हैं, ये सभी पैनल्स हैं। यहाँ इन पैनल्स के नाम आपको शो होते हैं, जैसे कि ये पैनल पर लिखा हुआ है स्विचेस, तो ये स्विच पैनल हुआ। यहाँ कलर है तो ये कलर पैनल हुआ, और ये ग्रेडियंट पैनल हुआ। हो सकता है ये चीजें आपको शो ना हो रही हो, तो अगर कोई भी पैनल अगर आपको शो नहीं हो रहा है, जैसे कि ये कलर पैनल है, इसे टूल बार की ही तरह मैं यहाँ से ड्रैग करके इसे भी रिलोकेट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कलर पैनल मुझे शो ना हो, तो अगर इसे मुझे मिनिमाइज करना है तो इस एरो पर क्लिक करके मैं इसे मिनिमाइज कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे शो ही ना हो बिल्कुल, तब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अगर मुझे फिर से अब ये कलर पैनल चाहिए, तब फोटोशॉप की ही तरह यहाँ विंडो पर आप जाइए, और इसमें आपको कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसे मैं क्लिक करता हूँ तब कलर पैनल मुझे फिर से शो हो जाएगी। और मैं इसे फिर से पहले इसकी जो पोजीशन थी वहीं ले जाता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तब एक ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है, और जैसे ही मैं यहाँ छोड़ूंगा कलर पैनल मुझे यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी ये सारे पैनल्स ही हैं। तो इनमें से जो भी चीज आपको चाहिए वो आप विंडो में जाकर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जिन चीजों पर आपको टिक शो हो रहा है वो अभी पैनल पे आपको दिखाई देंगे, और जो चीजें शो नहीं हो रही हैं वो आपको पैनल पे दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ से पाथ फाइंडर ओपन करता हूँ, और अब अगर आप देखेंगे तब देखिए ये पाथ फाइंडर अभी शो हो रही है। इसे ऑफ अगर करता हूँ तब वो मिनिमाइज हो जाएगी, और अगर यहाँ से फिर से ओपन करूँ तब देखिए ये फिर से यहाँ शो होने लगेगी। तो जो भी चीजें हैं वो चाहे आपकी टूल बार हो या फिर कोई पैनल हो, अगर कोई चीज आपको देखना है तब आप यहाँ विंडो में जाइए और यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद होता है वर्क स्पेस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ये जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इसे हम वर्क स्पेस कहते हैं, और इसे आप चाहें तो जो डिफॉल्ट है वही रख सकते हैं, या अपनी मर्जी के हिसाब से इसे आप जैसा चाहें वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम विंडो में जाते हैं और यहाँ वर्क स्पेस में अगर आप देखेंगे, तब यहाँ अलग अलग वर्क स्पेस के पहले से ही बने हुए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अभी ये इसेंशियल क्लासिक्स में है, अगर मैं इसे इसेंशियल्स में कर देता हूँ तब देखिए ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर फिर से आपको वही पुराना वर्क स्पेस चाहिए तब इसे आप फिर से चेंज कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको खुद के कोई वर्क स्पेस बनानी हो, जैसे कि ये सारी चीजें आपने अपने हिसाब से सेट कर लिया है, और आप चाहते हैं कि वो वर्क स्पेस हमेशा के लिए सेव रहे, तब आप विंडो में जाइए, वर्क स्पेस, और यहाँ से आपको न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलता है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप इसका कोई भी नेम दे सकते हैं, और आप ओके करेंगे तब उस नाम का वर्क स्पेस आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद जब भी आपको अपना वर्क स्पेस चाहिए हो तब आप विंडो में जाकर वो वर्क स्पेस ओपन कर सकते हैं। तो आई गेस ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेटर इंट्रोडक्शन की क्लास। आगे की क्लासेस में हम इसके सभी टूल्स एंड अदर फीचर्स के बारे में सीखते हैं। आई गेस ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।